सर नमस्ते। ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 31 में आप सभी का स्वागत है और विशेष रूप से हमारे अतिथि का आज स्वागत है। आज महत्वपूर्ण दिन है विश्व रंगमंच दिवस। तो सभी सुधीजनों को विश्व रंगमंच दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हमारे बीच जो अतिथि के रूप में विराजमान है प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती जी, जिनको आज हम सुनेंगे आधुनिकता और लोक नाट्य के संदर्भ में। तो उसके पूर्व मैं चाहती हूँ कि आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो कुछ 2 मिनट में आप लोगों का लेना चाहूंगी। विश्व रंगमंच दिवस के संदेश से हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं चाहूंगी कि ब्लैक स्वेल थिएटर के सदस्य जयदेव दास आप लोगों के बीच विश्व रंगमंच दिवस के संदेश को पढ़ें। जी जयदेव। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। इस संगोष्ठी में जुड़े सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सारे मित्रों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस हम मना रहे हैं और इसकी शुरुआत तो अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हो रही है 1961 में और विश्व मतलब ITI जो है अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान, इनकी ओर से प्रस्ताव आता है और 1962 से ये शुरुआत होती है इसकी। और इसी कार्यक्रम में हम लोग देख पाते हैं कि पहली बार ये होता है कि किसी भी एक रंगकर्मी को एक शांति संदेश के लिए बुलाया जाता है या उनके अनुभव को बांटने के लिए एक संदेश दिया जाता है विश्व के नाम पर। इस बार इसे लेकर आ रहे हैं हेलेन मिरेन जी, जो अपना शांति संदेश उन्होंने दिया है। और भारत से इससे पहले 2002 में कर्नाड साहब को भी बोला गया था और 2018 में राम गोपाल बजाज सर को भी ये अवसर दिया गया था। हम आ जाते हैं सीधे सीधे हेलेन मिरेन की ओर, जिन्होंने जो यूनाइटेड किंगडम की रंगकर्मी हैं और वो कहती हैं कि रंगमंच और तमाम जीवित कला माध्यमों के लिए हाल का दौर बेहद तकलीफ और कठिनाई का भरा रहा है। पहले से ही असुरक्षित रंगकर्मियों, नाटक और प्रदर्शनकारी कला से जुड़े तकनीशियनों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए तो हमारी महामारी का यह दौर और भी तकलीफ दे रहा है। शायद हमेशा असुरक्षा का सामना करने के जीवट और कौशल ने उन्हें इस महामारी से निपटने का हौसला दिया है। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कलाकारों ने इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए नए तरीके ईजाद किए। एक दूसरे तक पहुंचने की ललक में इंसान आदिकाल से कहानियां गढ़ता और सुनता रहा है। रंगमंच हमेशा जीवंत और सार्थक था और रहेगा। लेखकों, निर्देशकों, अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, नर्तकों और तमाम कलाकारों की सृजनात्मक क्षमता कभी दबाई नहीं जा सकती और हर परिस्थिति का सामना करते हुए रंगमंच एक बेहतर दुनिया बनाने की समझदारी और नई ऊर्जा के साथ पुष्पित और पल्लवित होगा। मैं इसके इंतजार में हूँ। ये संदेशा हमें हेलेन मिरिन की ओर से मिल रही है और अब हम लोग सीधे वापस चले जाते हैं अपने मुख्य कार्यक्रम की ओर। मैं सुरभि मैम को आमंत्रित करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद जयदेव, हम सबके बीच में विश्व रंगमंच दिवस के संदेश को पढ़ने के लिए और पहुंचाने के लिए कि हेलन जी का कैसे यह चिंता अपने आप में सार्थक है कि आज इस कोरोना काल में भी रंगमंच जीवित रहे। बिल्कुल। तो हम अपने अगले चरण में चलते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, जिसका विषय है आधुनिकता और लोक नाट्य। हमारे अतिथि के रूप में प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती जी, जो पूरे भारत के वरिष्ठ कलाविद हैं, इनका छोटा सा परिचय मैं जरूर कराना चाहूंगी। हमारे बीच जो नए साथी जुड़े हैं वे जान लें कि आज आप किनको सुनेंगे। प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती का जन्म 5 सितंबर 1968 में सहरसा कोसी नदी के किनारे हुआ है और इन्होंने अपना पूरा जीवन लोक रंगमंच, लोक कलाओं के संवर्धन, संरक्षण के लिए दिया है। प्रोफेसर भारती मूल रूप से लोक कलाओं के संवर्धन के लिए कई क्या कहते हैं कई म्यूजियम इस तरह के बना रहे हैं जिससे उन लोक कलाओं के वाद्य यंत्र को भी संरक्षित किया जा सके। प्रोफेसर भारती संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के उप सचिव, संगीत नाटक अकादमी पूर्वोत्तर भारत केंद्र, शिलोंग जवाहर नेहरू मणिपुर नाट्य नृत्य अकादमी, इम्फाल के निदेशक,
तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर प्रदर्शनकारी कला विभाग में सुशोभित हैं। आपने अब तक 800 राष्ट्रीय और 54 अंतर्राष्ट्रीय नृत्य, संगीत, नाट्य तथा लोक कलाओं के महोत्सव एवं संगोष्ठियों की परिकल्पना और आयोजन किया है। हिंदी में मौलिक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा सम्मान 2008 में आपको प्राप्त हो चुका है तथा नाटक लेखन के लिए दिल्ली सरकार का मोहन राकेश सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। आपके द्वारा प्रमुख रचनाएं जो प्रकाशित हुई हैं वे इस प्रकार हैं: नदियां गाती हैं, बिहार के पारंपरिक लोक नाट्य, लोक गायन, सिक्किम का पारंपरिक नाट्य, बालन, मैथिलिक लोक नाट्य, नाटकम मुक्ति साधकम एवं अन्य महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हैं जो सभी कला प्रेमी, लोक नाट्य प्रेमियों के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोगी होती हैं। तो सर, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हम आपका ब्लैक स्वेल थिएटर में स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद सुरभि। ब्लैक स्वेल थिएटर जो पिछले दिनों रंगमंच के क्षेत्र में और कला सृजन के क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध संगोष्ठियों और विचार विमर्श गोष्ठियों का आयोजन कर रही है, उसके लिए आप सभी टीम के जितने सदस्य हैं उसको साधुवाद। बहुत विमर्श बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो भी मित्र और साथी बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, विश्व रंगमंच की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने संदेश पढ़ा और संदेश का मूल सार यही है कि अभिव्यक्ति न दबाई जा सकती है, अभिव्यक्ति कभी समाप्त नहीं होगी और अभिव्यक्ति को समाप्त किया भी नहीं जा सकता है। तो अभिव्यक्ति का संघर्ष ही समाज विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विचार रहा है। भारतीय दर्शन को अगर कला के रूप में देखें हम, या भारतीय दर्शन की जो मूल आत्मा है, कला दर्शन की जो मूल आत्मा है, उसमें हम अक्सर कहते हैं कि एक राजा कभी दूसरा राजा नहीं बनाता, बल्कि एक कलाकार दूसरा कलाकार बनाता है। और इसी आशा के साथ आप देखेंगे कि जो विश्व रंगमंच का संदेश दिया गया है उसमें यही आकांक्षा की गई है, यही आशा की गई है कि ये सृजन जो है वो सतत चालू रहे, चाहे वो महामारी हो, दैविक हो, प्राकृतिक हो या जिस भी तरह का हो। सृजन का काम मनुष्य सदैव से करता रहा है और करता रहेगा। तो पुनः आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभेच्छा विश्व रंगमंच दिवस की। और एक बड़ा विमर्श, भारत में एक पुनः नया विमर्श जो इस दशक में शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग कई उलझनों को लेकर के चल रहे हैं। इस बीच में पुनः एक बार फिर आधुनिकता और लोक नाट्य के बारे में विमर्श ब्लैक स्वेल के लोगों ने हमें आमंत्रित किया। आपको बहुत धन्यवाद। और विशेष करके हमारे विद्यार्थी जो इससे जुड़े हुए हैं, हम चाहते भी हैं कि इस पर विमर्श करें, इस पर बात करें। हमें लगता है कि अकादमिक रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि आधुनिकता क्या है, लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि में हम बात करते हैं। बात अगर ताज़ी हो जाएगी, अभी की हो जाएगी, तो थोड़ा और लोकनाट्यों पे बात करने में हमें सुविधा होगी। मैं बहुत कम बोलूँगा और बोलते हुए कुछ विमर्श, जिस पर आपको भी विमर्श करने हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भी सुनूं और एक संवाद भी इस विषय को लेकर के हो, क्योंकि आप लोगों से इसमें से कई लोग हैं लोकनाट्यों को लेकर के, पारंपरिक नाट्यों को लेकर के, परंपरा को लेकर के, आधुनिकता को लेकर के कई बार हम आमने सामने हुए हैं और सभी लोग अब तक पढ़ ही चुके हैं इनको। आधुनिकता मतलब प्रायः जो है प्राचीनता या मध्यकाल के एक तरह से उलट प्रयोग में आता है। जहाँ हम प्राचीनता की बात करते हैं, तो अगर आधुनिकता का उलट कहा जाए तो पारंपरिकता तो कतई नहीं है। पारंपरिकता की भी आधुनिकता होती है। तो आधुनिकता है क्या? अगर शाब्दिक रूप से हम देखें तो राजनीति विज्ञान ने, अर्थशास्त्र ने, कला शास्त्र ने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इसमें विमर्श किया है आधुनिकता को लेकर के। अकादमिक जगत में जो अंग्रेजी का मॉडर्निटी है
मॉडर्निज्म है उसको हमने हिंदी में उसके लिए शब्द जो है आधुनिकता और आधुनिक शब्द जो है या आधुनिकतावाद शब्द जो है वो हमने गढ़ा। दरअसल मॉडर्न जो वर्ड है अंग्रेजी का वो लेटिन का है मोडो, MODO, और लेटिन में मोडनर्स, मोडो से बना मोडनर्स, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर लगाएं तो उस समय भी यही था, बस अभी। हम लोग इन दिनों अपने विद्यार्थियों को कक्षाओं में कहते हैं कि आधुनिक से ज्यादा आप समकालीन कहिए। अगर हम लेटिन मोडो को और मॉडर्नर्स को देखें तो वो बस अभी की बात करता है, समर्थन करता है कि बस अभी अभी जो कुछ हो रहा है क्या यही आधुनिक है? यह तो समय की दूरी को दिखाता है। देखिए कि हम कभी 2000 वर्ष पहले मानव समाज जिस अवस्था में रहा, मध्यकाल में जिस अवस्था में रहे और आज जिस अवस्था में हम हैं, तो बस अभी भी अगर हम कहें कि आज हम अभी आधुनिक हो गए तो यह भी बड़ा सार्थक नहीं लगता अभी, क्योंकि पूरी दुनिया को एक साथ, पूरे विश्व समाज को यह शब्द जो है ढोना पड़ रहा है, ढोना ही हम कह सकते हैं। क्योंकि विश्व में जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया रही है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया रही है, सामाजिक अधिकारों की लड़ाई जो है वो अलग अलग प्रकार का रहा है, अलग अलग तरीके का रहा है। विश्व का कुछ भी समाज आज भी आधुनिकता के दायरे से जो परिभाषा दी गई है वो दूर है। और इसी तरह से भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में और पाश्चात्य समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर आधुनिकता को हम देखें तो बड़ा फर्क नजर आता है। अब अगर हम आधुनिकता को इस तरह से समझें तो इनके 3 फेजेज माने गए हैं। एक आरंभिक और यूरोपीय पुनर्जागरण से 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच जो है वो आधुनिकता का आरंभिक काल यूरोप ने मान लिया। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो कहिए, भारत उस समय अपने को मध्यकालीन स्थिति में पाता है और सामंतवाद, जामींदारी, छुआछूत, कई जो सामाजिक विसंगतियां हैं उसको ढो रहा होता है 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। लेकिन यूरोप कह रहा है कि वो आधुनिक हो गया, वहां पुनर्जागरण हुआ। और फिर उसका एक आता है शास्त्रीय युग। आरंभिक काल हो गया, एक शास्त्रीय काल कहते हैं जिसे हम क्लासिक एज कहते हैं। वो 1789 से लेकर के 1789 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है वो उसको लोग क्लासिकल एज कहते हैं आधुनिकता का। फिर उत्तर आधुनिकता की बात आ गई। 1950 से लेकर के 1990 जो है ये उत्तर आधुनिक दौर जो है वो रहा है। और 1990 के बाद को भी विचारकों ने हिंदी में कहिए तो तरल आधुनिकता इनको कहा है, मतलब उच्चतर आधुनिकता कहा है। इनका मानना है कि 1990 के बाद तो हम और भी ज्यादा जो है वो आधुनिक हो गए। कभी औद्योगिक क्रांति, कभी पूंजीवाद का खात्मा हो जाना जो कि हुआ नहीं, कभी सामंतवाद का हट जाना, दास प्रथा का हट जाना। इस तरह सामाजिक विकास की प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके से आधुनिकता को गढ़ा गया, परिभाषित की गई। कभी शासकों ने किया, राजाओं ने किया, व्यवस्थाओं ने किया या सामाजिक विचारकों ने किया, अलग अलग तरीके से आधुनिकता को परिभाषित किया और बनाया। तो जो तरल आधुनिकता के युग को आज हम जी रहे हैं वो तरल आधुनिक का क्षेत्र है। एक बात और, जब हम देखते हैं कि यूरोप में खास करके यूरोप में एक 17वीं शताब्दी के बीच एक बात आई थी, क्वारल ऑफ द एंशिएंट एंड द मॉडर्न्स। इसमें यह बहस की गई थी कि क्या आधुनिक संस्कृति जो शास्त्रीय संस्कृति है उससे बेहतर है। शास्त्रीय संस्कृति से तात्पर्य यूरोप में यूनानी और रोमन संस्कृति से थी। क्या रोम और यूनान के समाज में जो सवाल उठाए गए थे, क्या आधुनिक काल में हम उससे आगे निकल गए? और उस समय से ही इसको लेकर के एक बड़ा झमेला रहा है और इस पर लोग विमर्श कर रहे हैं। हमें लगता है कि विषय को इतना बोझिल नहीं, बहुत आसान तरीके से हमें इस तरह से समझ लेना चाहिए जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि आधुनिकता या इज़मवाद जो है, हमें लगता है कि कभी सामाजिक व्यवस्था का जो एक दबाव है, राजनीतिक कारण है, इसके कारण भी इसको परिवर्तित होना पड़ा है। और आधुनिकता को
कि मानकीकरण से ज्यादा अलग अलग समय में लोगों ने एक दबाव में गढ़ लिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जिम्मे जो आधुनिकता आती है, सामान्य रूप से यह समझ लेना चाहिए, जो पौराणिक शब्द भी ठीक नहीं है, पुरातनपंथी, आडंबर, कर्मकांड, जातिवाद, मतलब समझ लीजिए कि मानवता के जितने भी शत्रु हैं, जो मानव को मानव बनने की प्रक्रिया में या मानव को श्रेष्ठ मानव बनने की प्रक्रिया में जो बाधक है, जिसमें दास प्रथा थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, इस युग का अगर अंत हो गया, इस विचार का अगर आप विरोध करते हैं, तो आप आधुनिक व्यक्ति हैं। सामान्य रूप से इस बात को आप मान लीजिए। चूंकि भारत में एक बहुत बड़ी बात है, एक सवाल हम पिछले दिनों अपने मित्रों से विमर्श कर रहे थे कि पारंपरिकता क्या आधुनिकता के विरोध में है? क्या पारंपरिकता जो है आधुनिकता की बाधाएं होंगी? ट्रेडिशनलिटी जो है, क्या वो मॉडर्निटी को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोक रहा है कहीं से? तो परंपरा अनुगामी मतलब होना क्या है? परंपरा का अनुपालन करना क्या है? हम जिस आधुनिकता को सामान्य रूप से समझ लिए हैं कि ये जो आधुनिक भौतिक सुविधाएं हैं उसमें रहना, ये घर, मकान, एसी, गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े पहनना, फैशनेबल दिखना, ये सारी चीजों जो आधुनिकता से जोड़ दिया गया, तो आप याद कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता को, जो एक शहरी सभ्यता थी, क्या वो मानव आधुनिक नहीं थे? क्योंकि उसे विचार हमें बहुत नहीं मिलते हैं, और मिलते कैसे नहीं हैं? अगर उनकी कलाओं को देखिए तो श्रेष्ठ कलाएं हैं। या प्राचीन भारत में अगर आप अजंता और एलोरा को देखिए तो उनकी कलाओं को देखने से ही पता चलता है कि उसकी सामाजिक चिंतन धारा किस प्रकार की थी। क्या आधुनिक समाज नाट्य शास्त्र जैसा ग्रंथ रचने में समर्थ है? पता नहीं उस समय समाज को कितना अवकाश रहा होगा। हो सकता है यह ग्रंथ एक दिन में न बना हो, हजारों साल लगे हों। हम तो टुकड़े टुकड़े में से पढ़ते हैं नाट्यशास्त्र। मैं प्रोफेसर हो गया, मैंने आज तक समग्र नाट्यशास्त्र पढ़ा नहीं, जो उपयोगी लगा विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए वो अध्याय पढ़ लेता हूं। तो मतलब ये है कि आधुनिकता के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि आधुनिकता भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो जब सामंती व्यवस्था, जाति, छुआछूत, धर्मनिरपेक्षता, इन तमाम बातों के पक्ष और विपक्ष में जब आप होते हैं, जिसमें एक मानव को पूर्ण मानव बनाता है, मानव मानव के लिए सोचता है, मानव मानवीय प्राणियों के लिए सोचता है, तो यह प्रयास ही आधुनिकता का प्रयास है या आधुनिक बोध है, जिसमें मानव को मूल रूप से अन्याय मिल रहा है। तो इस तरह आधुनिकता एक ऐसा शब्द है जिसको आप जिस तरह से अपने तरीके से परिभाषित कर लीजिए। अभी देश में एक विमर्श चल रहा है। अब देश, हम कह रहे थे कि हम पुरातन पंथी हैं, हम पौराणिक व्यवस्थाओं को खारिज करते हैं, हम आधुनिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं, आधुनिक शिक्षाओं में रखते हैं। आज तो हमें लोकल के प्रति वोकल होना है। देशज ज्ञान को भी, जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि आप जो देशज परंपरा है, देशज ज्ञान है, उसको सामने आने दीजिए। तो जब देशज ज्ञान की भी बात करते हैं, लोकलिटी की बात करते हैं, तो हमें यह भी सोच के देखना होगा कि कहीं आपकी आधुनिकता जिससे आप मोह पाले हुए हैं, उससे आप बिछोड़ तो नहीं जा रहे हैं, आप अलग तो नहीं हो जा रहे हैं? क्या उसको आप साथ लेकर के चल पा रहे हैं? इस संदर्भ में अगर हम लोक नाट्यों पर बात करें तो इनमें दो तीन शब्दों पे हमें सोच लेना चाहिए। पौराणिकता क्या है, पारंपरिकता क्या है, अलोक क्या है? पौराणिक वह सब कुछ है जो बरसों पहले था और आज भी उसकी सामाजिक आवश्यकता है, उपयोग के रूप में भी और दुरुपयोग के रूप में भी, जिस तरह से आप उनको लेना चाहें। पौराणिकता पुराण भी है, पौराणिकता हमारे महाकाव्य भी है, पौराणिक जो है हमारे संस्कृत नाटक भी हैं, पौराणिक ग्रंथों में आप उनको भी गिन देते हैं, पौराणिकता तो वहां भी है। लेकिन पौराणिकता की भी आधुनिकता है। भारतीय पौराणिकता और पारंपरिकता की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो भारतीय लोक की भी विशेषता है, वो है चीर नवीनता। चीर नवीनता, जितना प्राचीन है उतना ही वो नया है। तभी तो वो समाज में है, तभी तो उसकी सामाजिक आवश्यकता है।
जो विमर्श महाभारत में हुआ युद्ध की विभीषिका को लेकर के, आज भी हम मानते हैं कि हिंदी के नाटकों में अंधा युग सर्वश्रेष्ठ नाटक है। एक बार कारंत जी से ऐसे ही संवाद में हमने कहा कि कन्नड़ नाटक बहुत श्रेष्ठ होते हैं, तो कारंत जी ने सहज रूप से कहा कि कन्नड़ नाटकों को देखोगे तो अधिकांश नाटक जो हैं वो मिथ और पुराण कथाओं का पुनर्सृजन है। मिथ के विचार भी बड़े आधुनिक होते हैं, पुराणों में भी बहुत आधुनिक विचार हैं। तो विचार के स्तर पे हमें देखना है, समाज और व्यक्ति के स्तर पे नहीं देखना है कि प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती आधुनिक हो गए और अशोक मुर्मू जो छत्तीसगढ़ के जंगल में रह रहे हैं वो आधुनिक नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। आधुनिकता शहर और गांव में नहीं बटा हुआ है। आधुनिकता किसी विश्वविद्यालय में केवल नहीं है। आधुनिकता तो एक विचार है जो मानव को मानव बने रहने के लिए प्रेरित करता है। वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। वो जिसे अभी तक शिक्षा का अधिकार नहीं मिला उन व्यक्तियों में भी हो सकता है, वो भी आधुनिक हो सकते हैं। इसीलिए लोक नाट्यों की आधुनिकता, खास करके अगर मैं यही आपको एक संदर्भ दूं भिखारी ठाकुर के लिए, मैं अगर बात करूं, मैं कहता हूं कि भिखारी ठाकुर आधुनिक नाट्य प्रयोक्ता थे। जिस तरह ब्रेख्त ने, स्टनिस्लॉवस्की ने अपने अपने नाट्य प्रयोग किए, भारत में भी कई लोग हैं, सतीश आनंद जी हैं, भानु भारती जी हैं, कई लोग हैं, संजय उपाध्याय जी हैं, जिन लोगों ने लोक शैलियों को लेकर के नाट्य सृजन किया। इवन कारंत जी के कई नाटकों में देखेंगे तो लोक लोक गीतों का और जो लोक नृत्यों का है वो समायोजन है। तो लोक भाषा, लोक गीत, लोक नृत्य आ जाने से आधुनिक बोध से वो वंचित नहीं है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि समकालीन, भिखारी ठाकुर के लिए हम कहते हैं कि समकालीनता की बात है। कालजयी रचनाएं वही होती है और आधुनिक रचनाएं वही होगी जो अपने समय की चिंता में रचा जाता है और सृजित किया जाता है। भिखारी ठाकुर के समकालीन कई शहरी लोग जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, भिखारी ठाकुर कोई प्राचीन काल में नहीं थे। उनकी सामाजिक चिंताएं अलग थी, देख सकते हैं, वो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, विश्व समाज के लिए सोच रहे हैं। भिखारी ठाकुर तो केवल भोजपुर के जो अति पिछड़े गांव है उसकी समस्याओं को लेकर सामने आते हैं। लेकिन यह समस्या क्या थी? भिखारी ठाकुर के समय और समाज का सबसे बड़ा सत्य था। भिखारी ठाकुर के समाज के समय का सबसे बड़ा सत्य था माइग्रेशन से उत्पन्न हुई जो सामाजिक विसंगतियां हैं वो। भिखारी ठाकुर के नाटकों से ही देखिए, बटोही, विदेशी, गिरमिटिया, रखेली, ये सारे शब्द प्रचलित होते हैं। उससे पहले कहाँ ये शब्द हैं? ये भिखारी ठाकुर के नाटकों से हमें मिलता है। तो भिखारी ठाकुर अगर लोक शैली में काम करते हैं तो उनकी आधुनिकता और आधुनिक चिंतन जो है उस पर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है। हम अगर विमर्श करते हैं पूरे लोकनाट्यों पर, भारतीय लोकनाट्यों पर, तो भारतीय लोकनाट्यों को आप 3 खंडों में ऐसे मोटा मोटी समझ सकते हैं। एक अनुष्ठानिक नाट्य की परंपरा रही है जो वर्षा के आयोजन के लिए, कृषि कार्य के लिए या किसी धर्मोपासना के लिए, भक्ति उपासना के लिए ऐसे नाट्य रूप जो है भारत में आए और रचे गए। दूसरे जो लोक नाट्य है वो प्रदर्शन मूलक है। प्रदर्शन मूलक लोक नाट्य से जुड़े हुए कलाकार जो होते थे वो मूलतः आपको एक समुदाय होते थे और ये कलाजीवी होते थे जो कला से अपनी जीविका चलाते थे। और यही कलाजीवी समाज जो था उन्होंने प्रदर्शन मूलक, मतलब उनका उद्देश्य ही था कि अपने संवाद, अभिव्यक्ति को अपने आश्रयदाताओं को या समाज के समक्ष पहुंचाना। ये देखेंगे प्रदर्शन मूलक कलाएं। और कुछ कलाएं जो भारत में विविध आंदोलन हुए, जब पुनर्जागरण की बात करते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में, फिर स्वाधीनता आंदोलन आया, तो कई लोक नाट्य रूपों ने अपने रूपों में परिवर्तन किया और ऐसे नए लोक नाट्य रूप भी आए। इसी पृष्ठभूमि में भिखारी ठाकुर आते हैं। एक तरफ भारत में देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राम कृष्ण परमहंस जैसे समाज सुधारक के विचार शहर केंद्रित थे, बेसिकली वो चल रहे हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि बाउल, फकीर और इस तरह के जो लोक कलाकार है, चाहे वो महेंद्र मिश्र हो, चाहे वो भिखारी ठाकुर हो, चाहे वो मालवा के माच के रचयिता सिद्धेश्वर सेन हो, ये सारे लोग जो है सृजन के स्तर पर आधुनिकता
की बात करते हुए उसके मन से आप सुन सकते हैं, आधुनिक विचारों को लेकर के आ रहे हैं। उस समय की आधुनिकता यही थी। जब आप उस फेज को देखेंगे तो उस समय की आधुनिकता यही थी कि भैया जो जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, सामाजिक एकता है, इसकी तरफ आपको उसका विरोध करना है और एक की तरफ आपको अग्रसर होना है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इवन तमाशा और यात्रा को तो आप खुलेआम देख सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने, अंग्रेजी सरकार की जो क्रूरता है ब्रिटिश सरकार को, उन्होंने मंच के माध्यम से प्रस्तुत की। देखिए, एक बात हमें ये मान लेनी, समझ लेनी चाहिए, समाज को जिस कला की आवश्यकता नहीं है उसे वो बहुत जल्दी फेंक देगा। उसको किसी की प्रशस्ति नहीं करनी है, किसी की जन्मशती नहीं मनानी है समाज को। समाज इतना निर्मम होता है, कठोर होता है। इसीलिए जो चीजें उपयोगी नहीं है उनके लिए, जो उन्हें ऊर्जा नहीं दे रही है, जो उन्हें विचार नहीं दे रहा है, ऐसी चीजों को समाज खारिज करके वो खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, उसे छोड़ देता है। इसी तरह बहुत सारी परंपराएं मर गई, मिट गई। लोकनाट्यों की परंपरा में भी देखें तो मध्यकाल में उद्भिद बिहार की कीर्तनिया नाटक इतने महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज वो नाट्य जो है विलुप्त प्राय, आज वो लोक नाट्य जो है वो दिख नहीं रहा है। मतलब ये है कि लोक नाट्यों में समकालीनता और आधुनिकता है, अलग अलग स्तर पर है। अगर लोक नाट्यों पे हम कुडियाट्टम को देखें, यक्षगान को देखें, जो दक्षिण भारत के लोक नाट्य हैं, जो महाभारत की कथाओं पर आधारित नाटक है, रामायण की कथाओं पर आधारित नाटक है। आज भी महाभारत और रामायण, जो आधुनिक नाटककार है, उन्होंने की भी इन मिथकीय कथाओं को लेकर के नाटक, क्या भारत मतलब अंधा युग जब लिखा जा रहा है, और तो क्या वो धर्मवीर भारती के आधुनिकता पर, आधुनिक सोच पर कोई सवाल उठता है क्या? सवाल ही उठता है। बिल्कुल आप मानने को तैयार हैं कि वो आधुनिक नाटक है। तो ठीक अंधा युग के प्रसंग को ही जब लोक मंच के माध्यम से लोक कलाकार दिखाता है तो उसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। वहां भी आधुनिक संवेदना और आधुनिक सोच है। मिथ जो होता है एक प्रतीक कथा है, हो सकता है वो सत्य कथा भी हो, उसके माध्यम से कोई भी जाति समाज अपने विचार को रखता है, अपने उत्स को रखता है, अपनी सृजनात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है। वही काम तो लोक कलाकार कर रहा है। लोक नाट्यों के बारे में जो एक भ्रामक स्थिति और है वो ये है, वो है लोक के बारे में। लोक की जो परिभाषा हमारे यहाँ दी गई, अकादमिक रूप से जो दी गई, वो समाज का पिछड़ा वर्ग, आधुनिक सभ्यता से दूर, गांव में रहने वाले लोग, इन तमाम चीजों को जो है लोक से जोड़ कर दिखा, जबकि ऐसा नहीं होना था। लोक कहीं भी हो सकता है। लोक व्यक्ति को केंद्र में रख करके नहीं सोचा जाना था कि आदमी कौन है। मान लीजिए नौटंकी का एक कोई कलाकार ऑक्सफोर्ड जाकर के इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी करके आता है और वह पुनः नौटंकी करता है, तो लोगों के दिमाग में एक आम धारणा है कि ही इज नॉट रियल फोक आर्टिस्ट। वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं। मसलन कॉलेज की लड़कियां या लड़के जो फोक डांस करेंगे वो लोक नहीं है, असली फोक नहीं है। हम यहाँ बड़ी भूल करते हैं। हम ये देखते हैं कि लोक कलाओं को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन है। हम ये नहीं देखते हैं कि उन कला रूपों के शिल्प क्या है। लोक को या लोक कलाओं को, लोक नाट्यों को परिभाषित करने के लिए हमें एक अलग समाज नहीं ढूंढना था, व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखना था कि वो किसके द्वारा प्रस्तुत होता है। हमें इन कला रूपों को व्याख्यायित करना था, इन कला रूपों की परिभाषा करनी थी कि लोक कला अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ क्या कहेंगे, शास्त्रीय कला। क्या लोक का शास्त्र नहीं है? क्या लोक में नियमबद्धता नहीं है? लोक में उन्मुक्तता कहाँ है? इस बात को हमें समझनी पड़ेगी। लोक में भी लयबद्धता है, वो बेसुरे नहीं गाते हैं, उनके नृत्य, उनके गीत, उनके संवाद वहां भी है। वहां भी मतलब जिसे शास्त्रीयता मतलब क्लासिज्म का मतलब है कि एक सूत्र में वहां भी बंधा हुआ होता है। लेकिन वो बड़ा अनर्थ शब्द है
जब आप इसको ये जानना चाहेंगे कि वो क्या है, कि वो माने वो शास्त्रीय नहीं होगा, वो होगा लोक की भी शास्त्रीयता है, लोक की भी आधुनिकता है। देखिए, अब लोक नाट्यों की भाषा आज की भाषा होती है, समकालीन भाषा होती है। तो लोक के लिए जब हम तय किए तो कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरानुगामी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आई हो, परंपरानुगामी हो, और उसकी भाषा जो होगी, तो लिखित जब नहीं है तो संवादों की आशु रचना करते हैं। तो 200 वर्ष पहले जो भोजपुरी बोली जाती थी, आज विदेशी रंगमंच पर अगर लोक कलाकार हैं तो आज की भोजपुरी बोल सकते हैं, आज की बुंदेली बोली जाएगी। तो भाषा तो चीर करनी, मतलब आज की होती है, उसकी आज के समाज को लेते हैं। मैंने रामनगर की रामलीला में देखा रावण को कहते हुए कि वो मतलब हनुमान को कह रहा था कि रे बानर तो पिछला डेट पे नहीं आया, वो डेट शब्द इस्तेमाल कर रहा था। अब वो लोक कलाकार थे, जो भाषा आज प्रचलित है वही भाषा वो बोल रहे थे। ठीक बात है। तो इसीलिए भारतीय लोक में एक बड़ा विमर्श है, भारतीय लोक नाट्यों में एक बड़ा विमर्श है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको आप देखें और अलग तरह से अलग अलग खंडों में देखें। हम केवल अब तक सोचे हैं कि लोक नाट्यों में प्रतिरोध, सामाजिक प्रतिरोध, आर्थिक प्रतिरोध, जाति व्यवस्था, छुआछूत, धार्मिक व्यवस्था जो है, बाह्य आडंबर जो है, इन सब तमाम चीजों का एक हमने प्रतिरोध देखा है। इनसे हट करके जो मूल रूप से आधुनिकता की परिभाषा है, मतलब इवन हम कहते हैं जो उत्तर आधुनिक सोच है, वह भी वहां है, वहां मौजूद है। देखिए, अंतर यही है कि वह एक सामाजिक अभिरुचि के अनुसार, एक सामाजिक व्यवस्था का संपोषण करते हुए, सामाजिक अभिरुचि का संपोषण करते हुए वो कला आगे बढ़ रही है। और हम जब नाटक लिखते हैं तो वहां भी समाज का हम ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम समाज को तिरस्कृत करते हैं या समाज को केंद्र में रखते ही नहीं है, लेकिन पहला हमारा उद्देश्य होता है नाटक को लिखना, नाटक बनाना। फिर देखते हैं, चलिए किसी न किसी समाज से तो जुड़ ही जाता है वो। मसलन आज भी आज की जो आप देखेंगे कि आज भी लोग 200 वर्ष से जो पहले नाटक लिखे गए, उन नाटकों का मंचन, जो संस्कृत नाटक है, जो यूनानी नाटक है, इन तमाम नाटकों का मंचन हम कर रहे हैं। जो नई समस्याएं हैं, अब बड़ा अच्छा लगा कि कोरोना को लेकर नाटक तो कम आए, लेकिन देश में कवि लोग बहुत सक्रिय मिले। हमें लगता है कि कविता की पंक्तियां भी कम होती है, लेकिन अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आप सबसे अधिक देखिए कि कविता मंच पर कोरोना, पोस्ट कोरोना समाज जो है वो प्रकट हुआ है। वो सृजक बड़े गतिशील होते हैं, प्रगतिशील भी होते हैं। तो मतलब ये है कि लोक नाट्यों में आधुनिकता है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। अब तक जो शोध हुआ है विश्वविद्यालय में, लोक नाट्यों में सामाजिक प्रतिरोध की बात केवल हम किए हैं, जी नहीं। लोक नाट्यों की आधुनिकता भी बात कीजिए, लोक नाट्यों की समकालीनता भी बात कीजिए। लोक नाट्यों में अलग अलग समय में, चूंकि बहुत बड़ा विषय है, अगर आप देखें यक्षगान को देखें, कुडियाट्टम को देखें, तिरुकुत्तु को देखें, दक्षिण भारतीय जो पूरी तरह से मिथ कथा पर आधारित नाट्य रूप हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वहां देखेंगे कि मिथ कथाओं को लेकर के भी, क्योंकि मैंने कहा कि कर्णभारम वहां भी लिखा गया, और अंधा युग धर्मवीर भारती भी लिख सकते हैं, और बहुत श्रेष्ठ नाटक है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानता हूँ अंधा युग को। तो इस तरह से ऐसा नहीं है। और आज भी लोग महाभारत और रामायण की कथा को लेकर के जो है, मिथ कथाओं को लेकर के जो है नाटक लिखे। ययाति, नागमंडल, पुरुपोष्ठी, दृष्टनाट्य के नाटकों को देखिए, सभी नाटकों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो वो मिथ कथाओं को, लेकिन हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है जब इन्हें लोक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। हमें उस तरफ भी देखना है कि लोक में भी आधुनिकता है। और खास करके कुछ लोक नाट्य रूप हैं, चाहे वो आपको माच हो, नाचा हो, खास करके नाचा है, विदेशिया को ले लीजिए, आप यात्रा को ले लीजिए। यात्रा तो बिल्कुल एक रिलीजियस फॉर्म के रूप में, धार्मिक जो यात्रा है उस तरह से वो बात शुरू हुई थी। लेकिन बार्गी एलोरे देशे बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बार्गी एलोरे देशे बाहरी देश में आया है, अंग्रेजों पर यात्रा लिखा, सुभाष चंद्र बोस पे यात्रा लिखा, भगत सिंह जी पे यात्रा लिखी गई। तो यात्रा रंगमंच ने, इवन आप लोग अगर उत्पल दत्त को जाने और पढ़ें तो उन्होंने मतलब ब्रेख्त के बाद उसने यात्रा को ही पकड़ लिया था, पूरी तरह से यात्रा शैली में ही सारे नाटक उत्पल दत्त ने कर दिए, लिख दिए। शंभु मित्र उस तरफ गए,
जिनको रंगमंच के क्षेत्र में आधुनिक विचार माना जाता है, उन्होंने लोक रंगमंच को लिया और वो कहने लगी कि कोई हर्ज नहीं, हम यात्रा मंडली के साथ ही काम करें, क्या दिक्कत है इसमें। तमाशा को ले लीजिए, तमाशा जो एक लावणी और जिस तरह की श्रृंगार और प्रेम कहानियों के लिए जाना जाता था और उसका आरंभ हुआ, आप देख लीजिए, मतलब इवन मराठा काल से उसको देख लीजिए। जब आजादी की लड़ाई का समय आया, भारत में पुनर्जागरण का समय आया, तो देखिए कितने सारे नाटक तमाशे वालों ने किए हैं। इवन अभी जो ये भारत में जो भी युद्ध की कारगिल और दूसरे जो बड़े युद्ध हुए हैं, इसको लेकर के आप लोग रंगमंच पर देखिए, उन्होंने नाटक सर्जित किए, रागनी वालों ने, सांग वालों ने अलग अलग तरह के नाटक बनाए। भाड़ पाथिर देखिए, हमें उसके दबाव को समझना है कि भवाई ने अपने, भवाई जो है वो धार्मिक परंपरा का भक्ति परक लोक नाट रहा, मतलब माँ भवानी के वो अर्चना और पूजा के लिए वो नाट्य रूप जो है गुजरात में शुरू हुआ। लेकिन अगर सामाजिक व्यवस्था ने उसे टोटल रूप को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं भी दी, तो वो पूरा का पूरा सेटायर, सोशल सेटायर लेके आ गया, जिसमें छुआछूत, जाति व्यवस्था, भवाई के कलाकारों ने मंच से उसका मजाक उड़ाया। आधुनिकता तो वहां थी। हमें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना होगा कि अलग अलग समय में लोक रंगमंच में किस तरह, देखिए लोग बहुत, जिस तरह जनसंख्या का चक्र चलता है ना डेमोक्रेसी में और काउंटिंग का, तो उसी तरह मान लीजिए 80% अभी भी जो है इस देश में लोक कलाएं हैं, लोक कलाकार हैं, लोक समाज है, लोक चिंता है। और हम इसलिए अलग थलग पर गए हैं अकादमिक जगत के लोग कि हमारी दृष्टि थोड़ी अलग चली गई। हम वेस्टर्न का एक फॉर्मेट सांचा मिल गया था पाश्चात्य का, और उस फॉर्मेट में हम सोचना शुरू कर लिए और हम कर लिए, और बड़ा स्लोगन के रूप में, बड़े पैशन के रूप में आया कि भाई अब हो सकता है कि लोक कला दिवस भी मनाने जाने लगे, तो बड़ा खराब लगेगा ये। अरे वो दिवस बस तो वो मनाएंगे जो चीज कमजोर पड़ रही है, जहाँ समाज में लोग उसको जीते ही हैं, उसको पीते ही हैं, ओढ़ते ही हैं, पहनते ही हैं, और तो उसको आप क्या अलग से आप उस पर विमर्श करेंगे। बशर्ते ये है हमें उसे कोई सहानुभूति पूर्वक नहीं, बल्कि गर्व करते हुए लोग से जुड़ना चाहिए और लोग के समीप जाना चाहिए और लोक कलाओं को इसी तरह, मतलब यही कहते हैं कि देने के बाद निकालने लोग एजेंसी है, जनधर्मी है, इस तरह आगे बढ़ता है और अपना काम करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अलग से कभी बात होती है। आप लोगों के मन में अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, कोई विमर्श हो, आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही सर ऐसा नहीं लग रहा था कि आप इतनी जल्दी समाप्त करेंगे, हम और सुनना चाहते हैं आपको इस विषय पर। और बिल्कुल आपने जिस तरफ इशारा किया कि आज जरूरत है कि लोग की आधुनिकता पे काम हो और सामाजिकता पे हो चुकी है कि लोग कितना आधुनिक है और आज लोग हमें कैसे नए विचार दे रहा है, तो इस पर छात्रों को काम भी करना चाहिए। हम और भी सुनना चाह रहे थे सर, और पे तमाम लोक नाट्य के उदाहरणों से भी जानना चाह रहे थे। मन बिल्कुल नहीं भरा है, अगर सर समय हो तो हम जरूर आप रखिए चीजों को। और साथ ही अगर कोई सवाल अगर जी जी हम इसे कंटिन्यू करेंगे श्रृंखलावत, चूंकि आज सेलिब्रेशन मंच दिवस है, तो बिल्कुल अकादमिक नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ मित्र जुड़े हुए हैं। हमने यही कहा कि देखिए आधुनिकता को आप ठीक ठीक समझते हैं, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, और लोग को भी ठीक समझते हैं। तो केवल मेरा इशारा इस ओर है कि ये काम व्यक्तिगत केवल मेरे समझने की नहीं है, हम सभी को समझना है, और हम जब समझेंगे तभी ये बात आगे जो होगी। इसी तरह यह दुविधा समाप्त हो और विमर्श तो जारी ही होना चाहिए। इसीलिए आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है आप लोग पूछ सकते हैं। फिर कभी एक दूसरा पार्ट इसका हम मनीष ने पूछा था क्या जी, मनीष फिर से दोहराइए, आप क्या कह रहे हैं? मनीष अपने सवाल को दोहराइए। मेरा प्रश्न था सर कि क्या लोक शास्त्र, जो शास्त्र आज हम कहते हैं, वो कभी न कभी लोक रहा होगा? नहीं मनीष, ऐसा नहीं है। शास्त्र को लोक से प्रेरित माना, इसके लिए हमारे पास जो सबसे प्राचीन संदर्भ है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि कहते हैं
कि कोई भी प्रयोग जो है वो लोक में ही सिद्ध होता है। लोक से दो अर्थ हो सकता है, लोक से उसका अर्थ समाज हो सकता है, मांस हो सकता है, और आज भी लोक का अर्थ हमें यही समझ लेना चाहिए, मांस और समाज ही है जो बहुसंख्यक है। भरत मुनि कहते हैं कि लोक में अगर सिद्ध होगा या लोक सिद्ध होगा या लोक प्रसिद्ध होगा प्रयोग, तो वही जो है वो मान्य होगा। तो लोक शास्त्र कभी लोक रहा होगा यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि लोक परंपराएं जिस तरह से आरंभ हुई, अगर वो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वो आज भी परंपरित है, वो रुक नहीं गई, है ना, वो रुक नहीं गई। लेकिन जो मतलब शास्त्रीय परंपराएं हैं वो लोक से बनी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो प्रेरित जरूर है उससे, वो हो सकता है उससे कोई प्रेरणा लिया हो वो। जैसे मान लो आज के रूप में कह दो तुम एक नाटक लिखना चाहते हो या मैं एक नाटक लिखता हूं, सीधी बात है। तो अब कहोगे कि ये नाटक जो आपने लिखा, क्या ये नाटक लोक से ही आपने प्रेरणा ली भी होगी और नहीं भी होगी। हम लोक नाट्य शैली में भी लिख सकते हैं, लोक समाज को भी केंद्र में लिख सकते हैं, और कोई दूसरी व्यवस्था और दूसरे विचारों को लेकर के भी हम नाटक लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन वो कोई परिवर्तित रूप नहीं है कि वो कभी लोक रहा होगा और आज शास्त्र हो गया। जी सर, बिल्कुल। गौरव, आप अपनी जिज्ञासा रखें। गौरव चौहान सर। प्रणाम सर। सर मेरा सवाल ये है, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, मैं भारत के संदर्भ में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपने यूरोपीय देशों की यात्रा की है, आप लंबे समय तक फिजी में रहे हैं, तो आपने बड़े स्तर से चीज़ों को देखा है और समझा है। तो मेरा सवाल ये है कि वैश्विक स्तर पर लोक परंपराओं को लेकर या लोक को लेकर रंगमंच के दृष्टिकोण से किस प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हैं? क्या आज भी वैश्विक स्तर पर लोक परंपराओं को लेकर कार्य हो रहा है? इसको लेकर सर आप क्या सोचते हैं और आपने किस तरह से चीजों को देखा है? देखिए, यूरोप में या अमेरिकी देशों में अगर आप देखें, अफ्रीकी देशों में अगर आप देखें, और इधर जो पैसिफिक में देखें, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, वहां लोक को समाप्त ही कर दिया। जो आधुनिकता और पूंजीवाद और औद्योगिकरण सब ये आया, तो वो लोक के विचारों को, लोक की संस्कृति को पूर्णतः नष्ट ही करने को ठान लिया था। जब तक उसे एहसास नहीं हो गया 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक कि उसने एक बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल की है लोक परंपराओं को और लोक समाज को मिटा करके। इसीलिए वहां आख्यान मूलक चीजों को आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, भारत में क्या हुआ कि लोग, इतना बड़ा समाज है कि वो उपेक्षित रहा, और चाहते हुए भी उसे आज भी हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज क्या मतलब है, पूरे देश में अगर नेशनल अवार्ड दी के क्लासिकल आर्ट फॉर्म को 60 से 65 अवार्ड मिलता है, 5 लोक कलाकारों के लिए अवार्ड नहीं होता है। शास्त्रीय कलाकार भारत रत्न हो जाते हैं, लोक कलाकारों को तो सपने में भी नहीं सोचना है उसको भारत रत्न आना है। तो कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इसे हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। भारत में क्या हुआ कि भारत में जो ये विचार है, सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है लोक समाज की, जिस तरह हम विश्वविद्यालय खोल करके एक इज्म गढ़ करके, अलग अलग बात गढ़ करके विचारों को स्थापित किया, उसी तरह लोक समाज ने भी वैचारिक और बौद्धिकता की उत्तरोत्तर प्रगति की है। यह चीज उनकी कलाओं में दिखता है। लेकिन यूरोप ने तो उसको, वो बहुत पावरफुल, जो उसके क्लासिकल सोसाइटी था, श्रेण्य था, वो श्रेष्ठ था। क्लासिकल मतलब वहां श्रेय नहीं कहिए, वो श्रेष्ठ था। उसने तो बाकी परंपराओं को नष्ट कर दिया। अब तो उसके पास संग्रहालय भी नहीं है, संग्रहालय में भी लोक समाज नहीं बचा है। बड़ा एक संकट है। तो यूरोप में तो इस तरह का कुछ लोक है ही नहीं। बहुत पहले कुछ रशियन फोक थिएटर देखने को मिला जिसमें कुछ लोक नाट्य थे, लेकिन मूल समस्या उनकी जो थी वो वही जीवन संघर्ष, मजदूरी और भोजन से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ का लोक समाज तो बड़ा बड़ा सवाल लेकर के आया है, लोक नाट्य तो बहुत बड़ा सवाल लेकर के आया। इवन अगर सृजनात्मक ऊर्जा देख लीजिए तो भारत में जितने संस्कृत नाटक लिखे गए, काउंट कर लीजिए, जितने हिंदी नाटक लिखे गए आधुनिक काल में जिसे आप कहते हैं, या दूसरी भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं, इन्हीं भारतीय भाषाओं के लोक नाट्यों की गिनती अगर आप कर लीजिए तो 100 गुना ज्यादा है। अरे भैया, 100 गुना में अगर 30% नाटक भी
विचारवान होगा और प्रतिभाशाली लोगों ने लिखा होगा, तो भारत का लोक समाज तो बहुत आगे है और वहां विमर्श है। हमें लगता है कि कोई ऐसा विमर्श नहीं है, मतलब एक आइडियल चीज है जो स्टॉक कैरेक्टर का नाटक है, जिसमें जाति व्यवस्था, भ्रष्टाचार है ना, राजनीतिक जो पावर है उस सब का जो है, इस सब के अलावा भी जो निजी व्यक्तिगत संबंध है, ह्यूमन वैल्यूज है, प्रकृति है, पर्यावरण है, सब कुछ को लेकर के लोक समाज में लिखा और सोचा गया है और लोक समाज ने उसको सृजित किया है। तो भारत का लोक तो बहुत विशाल है। इवन ये पहल की जानी चाहिए कि भारत में तब तो 2 श्रेणी का अकादमिक जगत होना चाहिए, एक लोक विश्वविद्यालय होना चाहिए। अब चलिए लोक दर्शन की बात कर लीजिए आप, दर्शन शास्त्र 18 पुराण और कुछ दर्शन ग्रंथ लिख करके आप सोच रहे हैं कि आपने बड़ा उपकार कर दिया। भारत में कम से कम 10,000 लोक देवी देवता हैं। इन लोक देवी देवताओं को समाज क्यों पूज रहा है? उनके चारित्रिक और नैतिक आदर्शों के कारण, उनके चारित्रिक और नैतिक गुणों के कारण जो है इन पशु रक्षक प्राकृतिक देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं। तो लोक समाज, भारत का लोक बहुत बड़ा, मतलब बृहद समाज है। जी गौरव, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और प्रश्नों के उत्तर में आपने पूरे लोक की जो स्थिति है, खास करके भारत की जो लोक स्थिति है, वह कैसे सवाल उठाता है और वह हमेशा समकालीन और आधुनिकता को बनाए हुए है सर, इन बातों को भी आपने हमारे बीच साझा किया। तो चूंकि तकनीकी भी समस्या हो रही है तो मैं बहुत समय नहीं लूंगी, अब हम लोग समाप्ति की ओर है कार्यक्रम के। और यदि प्रश्न आएंगे, सुप्रिया भंडारी का एक प्रश्न आया है सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसको पढ़ दूं। तमाशा से संबंधित है। महाराष्ट्र का लोक नाट्य तमाशा दिन प्रतिदिन लुप्त होता जा रहा है और कोरोना के समय पूरी तरह से बंद हो गया है। इसका एक भाग लावनी का संवर्धन किया जा रहा है, तो हम लोक की आधुनिकता की बात कैसे करें? अब सुप्रिया के लोक की आधुनिकता की बात नहीं है। आधुनिकता को आप किस तरह से समझते हैं सुप्रिया? अगर और स्पष्ट करें तो मैं आपको उत्तर ठीक ठीक दे पाऊंगा। मतलब आपका क्या है कि हमें आधुनिकता की बात करनी थी या नहीं करनी थी? नहीं सर, ये पूछना ये चाहते हैं कि तमाशा जो लोक नाट्य है इनका, यह खत्म हो रहा है और तमाशा लोक नाट्य के अंदर जो लावनी नृत्य है, हम सिर्फ उसको ही कमर्शियलाइज रूप दे रहे हैं। तमाशा लोक नाट्य जो है वह अपने आप में समाप्ति की ओर है। तो इस पर आधुनिकता को लेकर हम कैसे बात कर सकते हैं तमाशा के संदर्भ में? मैंने अपने वाचन के क्रम में एक बात रखी थी कि जो कला परंपरा समाज को स्वीकृत है, समाज के लिए उपयोगी है, उसे समाज लेकर के आगे चलेगा। केवल सरकारी संरक्षण और किसी व्यक्ति के प्रयास से किसी कला परंपरा को पुनर्जीवित तो केवल किया जा सकता है, उसे संग्रहालय का वस्तु तो बनाया जा सकता है सैंपल के रूप में, लेकिन सामाजिक परंपरा स्थापित नहीं की जा सकती है। मुझे नहीं लग रहा है कि तमाशा जो है अब लुप्त प्राय है। और तमाशा की मंडलियां, चूंकि तमाशा जिस रूप में आया था, अगर आप पारंपरिक रूप से तमाशा प्रदर्शन देखें तो 100 से 150 लोगों की मंडली होती थी। वो पूरा वो अपना टेंट, और हमें याद है कांताबाई सतारकर का तमाशा लास्ट हमने देखा था, 140 लोगों की टीम थी वो। तो मतलब है कि इतना बड़ा, आजकल जब सब कुछ का एडिटिंग है, सब कुछ में 4, 5, 6 लोग, नाटक वालों ने 21-25 कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर तक ले आया, तो तमाशा को भी अपने रूप में परिवर्तन करना है और अपने विषय वस्तु को लेकर के आगे सोचना है। हमें ये लग रहा है कि अभी वर्तमान में जो ये स्वच्छ भारत है, बेटी बचाओ और ये जो साक्षरता है, इन तमाम चीजों में तमाशा आया है। और एक बार पुनर्विचार कीजिए, ये लोकनाट्य रूप मतलब ये गायब नहीं हो रहा है। एक बात आप देख लीजिए, नौटंकी और तमाशा को आप यूट्यूब पे खोजिए और विजय तेंदुलकर के नाटक को यूट्यूब पे खोजिए और गिरीश कर्नाटक के नाटक को खोजिए, संख्या देखिए किसकी अधिक वहां है। लोक कलाकारों का, चाहे वो पवाड़ा हो, लावनी हो, तमाशा हो, वो 500 वीडियोज उन्होंने अपलोड कर दिए हैं। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। और हम अपनी चीजों को नहीं रख पा रहे हैं। तो ये नया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम है, ये जो फिल्म का और संचार के जो नए माध्यम आए हैं, भारतीय लोक कलाकारों ने अद्भुत, अरे वो बिरहा को लेकर के देखता हूँ, हर एक 5 मिनट पे उत्तर प्रदेश से एक नई बिरहा जो है यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, वो मैसेज आता है। लेकिन नाटक को अपलोड होते हुए उतनी तेजी से नहीं देख रहा हूँ
जितनी तेजी से ये लोक कला है। तो लोक कलाकारों ने भी इसका उपयोग सीख लिया है, तो इसलिए में उदासीन नहीं होना है। ये कलाएं बचेगी और जब तक इसकी सामाजिक उपयोगिता और आवश्यकता है। बिल्कुल सर, और ये कलाएं बचेंगी और साथ ही एक नए समाज के निर्माण में भी सहयोगी बनेंगी। और सच में कोरोना काल में जितने भी लोग कलाकार हैं उन लोगों ने भी इन विधा को सीख लिया है और हम तक अपनी कलाओं को पहुंचाने के कई सारे मार्ग भी उसने ढूंढे, जिसे हमने देखा भी। लगातार कई राजस्थान में लोग बैठकर गायकी को हम तक पहुंचा भी रहे थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपने इस कोरोना काल में हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और लोक नाट्य की आधुनिकता पर विस्तार से आपने चर्चा की सर। और ब्लैक सॉइल की तरफ से औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे ही सदस्य विष्णु कुमार को आमंत्रित करती हूँ कि वे आप सभी रंगकर्मी और कलाकारों को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ब्लैक सॉइल थिएटर की तरफ से। और आज हमने जॉय भैया के माध्यम से हेलर मिररन के का जो एक विश्व रंगमंच दिवस पर जो एक संदेश है वो हमने सुना। और हमने अपने विषय आधुनिकता और लोक नाट्य के संदर्भ में आधुनिकता शब्द को तमाम संदर्भों के साथ एक व्यापक स्तर पर हमने समझा है। आधुनिकता के कितने संदर्भ हैं और उसकी क्या व्यापकता है, और वह कलाओं को लेकर के, लोक नाट्यों को लेकर के हमको आधुनिकता को किस प्रकार से सोचना है। पुरातन पौराणिक की जो तमाम चीजें हैं उनका अब उनकी अपनी आधुनिकताएं हैं। तो आज सर ने हमको कई दिशाएं दी हैं आधुनिकता के संदर्भ में अपनी कलाओं को सोचने की, समझने की, और आधुनिकता जैसे शब्द को समझने की, कि आधुनिकता सिर्फ कूल बन करके और आधुनिक चीजों को स्वीकार करके ही आधुनिक नहीं बनना है। और सर ने बताया कि भारतीय लोक नाट्य में अनुष्ठानिक, प्रदर्शन मूलक और इनसे अलग जो तमाम प्रयोग करके नए लोक नाट्य रूप हमारे सामने आए हैं वो लगातार सृजन कर रहे हैं अपनी कथा वस्तुओं के साथ। और सबसे जरूरी चीज जो कला को लेकर के है, लोक को लेकर के है, कि लोक किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर या केंद्र में रखकर नहीं हमको समझना चाहिए, क्योंकि हर कला रूप का, हर लोक का अपना एक शिल्प होता है। उस शिल्प को हमको ध्यान रखना चाहिए, उस शिल्प के माध्यम से हमको कला को समझना चाहिए। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आधुनिकता और लोक नाट्यों के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त सर ने रखा, लेकिन हमको कई प्रकार की हमको सोचने के लिए सर ने तमाम संभावनाएं पैदा की हैं। और सर ने अंत में बहुत सही जो बात कही जो जरूरी है कला के संदर्भ में, कि किसी भी कला को हम सिर्फ संरक्षण सरकारी दे सकते हैं, उस तरीके से नहीं कर सकते जब तक उसका समाज उसको अपने साथ लेकर ना चले। और हमारा भारतीय समाज अपने लोक नाट्यों के प्रति, लोक कलाओं के प्रति बहुत सजग है, बहुत अलर्ट है, और हम उनका एक उज्जवल भविष्य देख पा रहे हैं। और सर से आगे बात करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद विष्णु। और सर सच में इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, और समाप्त आपके ही व्याख्यान से एक शब्द जो मुझे बहुत ही छू गया, मानव मानव के लिए सोचता है और लोक कलाकार अपने पूरे लोक समुदाय के लिए सोचता है, और उसकी आधुनिकता सदैव बनी रहेगी। बस विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम जो आयोजित था, और सर आपने हमें समय दिया, पुनः खूब सारा धन्यवाद और आभार सर। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे ब्लैक सॉइल थिएटर के YouTube चैनल पर भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस